मैम आज तारा मैटरनिटी का उद्घाटन आपके यहाँ हो रहा है। ऐसे तो शहर में कई मैटरनिटी सेंटर हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी खुशी के हिस्सेदार बने। और आज महाशिवरात्रि का भी शुभ अवसर है। आज हमने पूजा रखा था। और पहले मैं बता दूँ कि तारा हॉस्पिटल जो है ये बिहार का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि 1985 में खुला था। और ये एक सिर्फ अस्पताल नहीं है, ये तारा हॉस्पिटल फैमिली है। आजकल कॉरपोरेट कल्चर में कहीं ना कहीं जो पर्सनल पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है पेशेंट से किसी भी डॉक्टर का, वो मिसिंग है। लेकिन तारा हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स का उपचार, क्योंकि हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं, सीवान और चंपारण जिले से, जहाँ से बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते हैं। और 1985 में ये हमारे चाचा जी डॉक्टर आर एन सिंह, मेरे ससुर जी डॉक्टर जी एन सिंह, और आरबीएन सर डॉक्टर मोहन चौधरी, डॉक्टर आर बी शर्मा सर एंड उषा मैडम हैं, ये सब सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की। ये आइडिया आया कि अंडर वन रूफ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो सके। बट जैसे होता है कि 40 साल तक सस्टेन किया तारा हॉस्पिटल ने। और अब एज नेक्स्ट जनरेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। आज नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम जो पेशेंट और डॉक्टर इंटरेक्शन है एंड अफोर्डेबल प्राइस, ये भी है। कॉर्पोरेट में नुकसान है तो फायदा भी है। और एम्पैनलमेंट है, बहुत तरह की चीजें हैं, ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन एक पर्सनल वन टू वन केयर जो होता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं विथ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड विथ अफोर्डेबल प्राइस के साथ। अब बात आई तारा मैटरनिटी की। वैसे तो डिलीवरीज यहाँ पे पहले भी हो रही थी, डॉक्टर उषा शर्मा मैडम करती थी, उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं 13 साल पहले मेरी शादी हुई, मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ी। और तो चूंकि जनरेशन नया है, नए नई और चेंजेस आ रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशंस में, और ट्रीटमेंट मोडालिटीज में भी। तो इस चीज को देखते हुए मुझे ये लगा कि हम लोग को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा अपना विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनिंग द गाइडलाइंस। जिस गाइडलाइन पे बिहार सरकार काम करती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए, ऑब्स्टेट्रिक्स मैटरनिटी केयर जो है वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। पेशेंट और डॉक्टर के पास कहीं टाइम नहीं है, तो इसलिए इस फ्लोर पे मैंने ये मैटरनिटी विंग की शुरुआत की है, जिसमें एनआईसीयू भी, हमारा आईसीयू तो हमारा पहले से चल रहा था, बिकॉज ऑर्थो और न्यूरो के केसेस यहाँ ज्यादा आते थे। एंड तारा हॉस्पिटल इज नोन ऑल ओवर बिहार मोस्टली फॉर ट्रॉमा, ऑर्थो एंड न्यूरो। कहीं ना कहीं गायनी का जो चीज था वो लैकिंग था, कुछ गैप हो गया था, बिकॉज पहले जो मैडम प्रैक्टिस करती थी अब उन्होंने थोड़ा काम करना कम कर दिया था ड्यू टू एज फैक्टर। तो इस गैप को भरने के लिए मैंने इस चीज की शुरुआत की कि एनआईसीयू के साथ में नियोनेटल आईसीयू है, कि जो प्री मेच्योर बच्चा है या जिस बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस है, जैसे आज मैंने एक सुबह सिजेरियन किया है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस था, मेकोनियम, बच्चा पे खाना खा लेता है उसमें, वो वाली सिचुएशन थी, तो इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। उस स्थिति में कई बार बच्चे को नियोनेटल आईसीयू की जरूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली इस बच्चे को नहीं पड़ी, लेकिन फ्यूचर में किसी बच्चे को ऐसी पड़ सकती है। और आईवीएफ बेबीज भी आजकल बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट पेशेंट्स आ रही हैं जो कंसीव्ड आफ्टर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है और आईवीएफ के माध्यम से हो रही हैं, तो ये सब बच्चे काफी प्री टर्म में ही उनका डिलीवरी हो जाता है, करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि एक छत के नीचे आपको एनआईसीयू सुविधा भी उपलब्ध होगी विथ आईसीयू। ओके, एडल्ट आईसीयू तो है ही, एनआईसीयू। और लैप्रोस्कोपी की सुविधा भी हम लोगों ने, हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी भी ऐड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा मेरा भी एक सपना था कि मेरा जो मैटरनिटी वार्ड होगा, मेरा जो मैटरनिटी फ्लोर होगा, उस पे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक मैं वो नहीं रखूं। पेशेंट को फ्रीडम रहे घूमने का, कभी धूप भी दिखे, मतलब एकदम बंद बंद वाला चीज नहीं हो, थोड़ा सा घर वाला फीलिंग आए, पेशेंट को लगे कि घबराहट नहीं हो कि वो किसी बड़े अस्पताल में आ गए हैं और बहुत प्रेशर हो जाता है। तो इसमें अपने कंफर्ट जोन में पेशेंट को आराम से काउंसल करके मैंने मतलब ये
कदम उठाया है कि पेशेंट को एट होम फील हो, बट एट द सेम टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज हो। और एडवांस टेक्नोलॉजी में जैसे कि मैंने बताया इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होती है, आईवीएफ नहीं होती है, बिकॉज हमने आईवीएफ के लिए अलग डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं, उनका अलग रहता है सारा कुछ मशीनरीज वगैरह, वो पॉसिबल नहीं था इस वक्त पर। तो अभी बेसिकली ये गायनेकोलॉजी, जो कि गायनी सिर्फ एक हिस्टेक्टमी तक सीमित नहीं है, वो एक किशोर अवस्था की जो लड़की आती है, प्यूबर्टी वाला जो फेज है, वो भी एडोलेसेंट हेल्थ एक अलग ही टॉपिक है, उससे भी मैं डील करती हूँ यहाँ पर। अब आपने फिर आ गया फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिसका हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और ये नहीं कि सीधे ऑपरेशन कर दिए, बिकॉज ओवरीज को बचाना बहुत ज़रूरी है कि सर्जिकल मेनोपॉज जल्दी ना आ जाए। उसके बाद मेनोपॉज से जो ग्रसित हैं महिलाएं, उनका अलग इश्यूज होता है, वो भी यहाँ पे डील होता है शांति से। उनको उनसे बात करना होता है, पेशेंट को समय देना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है वैसे पेशेंट्स को। और फिर आप आजकल तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं कैंसर के बारे में, सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो कैंसर की स्क्रीनिंग, गायनी कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर तो आप लोग को पता ही है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर की भी सर्जरी भी यहाँ पे होती है, लेप्रोटमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। ये सारी तरह के जो फीमेल गायनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट फ्रॉम प्यूबर्टी टू पोस्ट मेनोपॉजल एंड एज वेल एज मैटर्निटी, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर अंडर वन रूफ है, जिसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ। यहाँ तक कि ब्रेस्ट लंप है, ब्रेस्ट में एब्सेस है, वो भी डील होता है। तो यही कहना है। मैम, एक छत के नीचे इतनी सारी आप सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन लोगों में अभी भी एक भ्रम बना हुआ है कि हमें अच्छे इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना होगा। इस भ्रम को कैसे दूर ये किया जा भ्रम सकता है? तो दूर करना पड़ेगा लोगों को, और मैंने जैसे कि बताया कि आपको पेशेंट को समय देकर समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब चीज का हवा समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। जांच स्टेप बाय स्टेप होती है। अब किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी का या सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे आईवीएफ से ही बच्चा होगा। आप सिंपल काउंसलिंग करके आप पेशेंट को सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी देकर भी आप उस पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। फिर बेसिक जो मिनिमम ड्रग्स होता है, हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए देते हैं, फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज सपोर्ट, इतना से भी हो जाता है। कम से कम 30-40% पेशेंट्स में, इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट जो एंशियस फॉर इशू हैं, उनको आप आईवीएफ से पहले ही बहुत सारी चीजें हैं जिससे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू गिव टाइम टू पेशेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकी एंड टॉक पेशेंटली। मैडम हम्म। वो उपलब्ध है या नहीं? हमारे यहाँ एम्पैनलमेंट है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, जो एम्पैनल्ड है सब कुछ। आयुष्मान भारत की भी सुविधा है, लेकिन गायनी में अभी नहीं आई है। अभी मैं गायनी में ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर, कैशलेस की सुविधा है, लेकिन आयुष्मान को मैं लाने की कोशिश करूंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मान्यता सर्टिफिकेट है, मान्यता सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू तारा हॉस्पिटल। ये मान्यता जो होता है ना, दिस इज फॉक्सी का, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, गायनेकोलॉजिस्ट का एक बड़ा समूह होता है ऑल ओवर इंडिया का। तो वहां से कुछ ट्रेनिंग होती है, जैसे वो हॉस्पिटल को सुपरवाइज करते हैं कि आपका हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है कि नहीं, किस टाइप की पेशेंट को डील करने के लिए। गांव से आती है एक्लैम्पशिया की पेशेंट, हाई बीपी एक्लैम्पशिया, रेफर होके आ गई, तो आपके पास इमरजेंसी ड्रग्स है कि नहीं। हाँ, उसी तरह पीपीएच को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये मान्यता की जो टीम होती है, ये आपके हॉस्पिटल को सुपरवाइज करती है टाइम टू टाइम कि आप वेल इक्विप्ड है कि नहीं एक पीपीएच को मैनेज करने में। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज होते हैं। पीपीएच जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा हाई है। हमारा जो बिहार है अभी तो काफी कम हुआ है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर अभी भी देखें तो बिहार अभी पीछे है पीपीएच के मामले में। और मैंने तो पीएमसीएच में भी काम किया है। सरकार, बिहार सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं वहाँ पे, बहुत महंगी और अच्छी दवाई रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A नोवो 7 के नाम से आता है, जो कि बिहार सरकार ने वहाँ सरकार में उपलब्ध कराई है, सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वो नहीं है अभी रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, 27-28 हज़ार
लगता है। लेकिन और जितनी पीपीएच को मैनेज करने के लिए बेसिक चीज से भी पीपीएच मैनेज होता है। पीपीएच इस पता ही है आप लोगों को, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद जो प्रसव के दौरान जिस महिला की मृत्यु हो सकती है इससे, ये इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि सडनली बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। मोस्ट कॉमन कॉज अभी यही है, मैटरनल मोर्टालिटी का, पीपीएच। और इस पीपीएच को मैनेज करने के लिए हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, सारी दवाइयाँ जो भी आधुनिक जो सिर्फ हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकता है वो सब कुछ। और सिर्फ दवा उपलब्ध होने से नहीं होता है, दवा उपलब्ध सही तरीके से इस्तेमाल करने से होगा और सही समय पर। आप अलार्म कितना जल्दी रेज करते हैं, आप ये टीम वर्क है, ये कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। मेरा टीम कितना ट्रेंड है, मेरी नर्स, मेरा स्टाफ, मेरा वार्ड बॉय, मेरा रिसेप्शन, मेरा लैब भी हमारे यहाँ सीटी स्कैन भी है। तो सब कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़े कॉरपोरेट लेवल पे नहीं, बट एटलीस्ट एक कोशिश है कि जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे इस चीज़ पे, चूंकि हमारे जनरेशन की बात है, अ, हमारे पहले के जनरेशन जिन्होंने इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और उनके काम से बिहार की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग जो न्यू जनरेशन है, हम लोग इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं और पेशेंट्स को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, बिहार के पेशेंट बिहार ही में रहें। गरीब मरीज के लिए पूरा डिस्काउंट हम लोग देते हैं, पैसा देखते ही नहीं है। आज जो मैंने सिजेरियन किया मैडम, पैसा नहीं है, ठीक है, फिर भी अब तो महंगाई है, आपको हॉस्पिटल स्टाफ को भी पैसा देना है, जो मेरे बेहोशी के डॉक्टर हैं उनको भी देना है, हॉस्पिटल की दवाइयाँ हैं उसमें है। तो जो बेसिक 40-50 हज़ार रुपया लगता है एक ऑपरेशन में, गायनी वाले ऑपरेशन में, बड़े ऑपरेशन में, उसमें भी हम लोग कम करते हैं। कोई गरीब है, कोई देना ही नहीं चाहता है भैया, तो क्या करेंगे। लेकिन हम लोग का कोशिश ये है कि हम लोग मैक्सिमम सेवा दे सके। और मतलब 10 से 20%। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आज नए दिन की शुरुआत हो रही है। उस विषय पे अभी आप कि नए दिन की शुरुआत हो रही है, उस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह है और मैं हड्डी विभाग से संबंधित हूँ। मैंने मेडिकल की पढ़ाई 1965 में MBBS किया, PMCS से मैंने MS किया। इस अस्पताल की सारा हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर की शुरुआत हम लोगों ने 20 अप्रैल 1986 को की। उस समय पटना में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। हम लोग का ही एक अस्पताल था जहाँ पर सभी विभाग के मरीज आके भर्ती होते थे। और फॉर्चुनेटली जब हम लोग आए यहाँ से तो हमारे साथी लोग, हम इंग्लैंड में थे उस समय, हम लोग 4-5-6 डॉक्टर वहाँ पर थे। कोई न्यूरो सर्जरी में था, कोई गायनी में था, और सभी ने MRCOG FRCS किया हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पर मिल के इस अस्पताल को चालू किया। 1986 के बाद अस्पताल चलता रहा। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि इसमें बिना इंटेंसिव केयर यूनिट के काम नहीं चलेगा, तो फिर हम लोगों ने 2008 में ICU की स्थापना की और तब से ये अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। अब तो पटना में बहुत से अस्पताल हो गए हैं, लेकिन 1986 में दूसरा कोई अस्पताल नहीं था। पूरे बिहार के लोग यहाँ आते थे इलाज के लिए, खास करके हेड इंजरी से संबंधित, क्योंकि डॉक्टर RV शर्मा काफ़ी सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे और हम लोग के अस्पताल का न्यूरो सर्जरी का उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने, अब जब हमारे परिवार के 2 सदस्य और डॉक्टर हो गए, डॉक्टर ऋषिकांत सिंह जिन्होंने MCH किया न्यूरो सर्जरी में, डॉक्टर प्रियंका शाही सिंह जिन्होंने अपना DNP किया गायनी, ऑप्स एंड गायनी में, फिर हम लोगों ने देखा कि ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट की कमी हम लोग को खलती थी। पहले डॉक्टर उषा शर्मा थी जो DRCOG MRCOG थी, वो देखती थी। अब उनकी उम्र हो गई है और इसलिए प्रियंका शाही सिंह के आ जाने से हम लोग के अस्पताल के ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट को काफ़ी सुविधा मिली है। इससे मरीजों को भी आसानी होती है। फिर सब हम लोगों ने मिल के विचार किया कि एक हम लोग को मेटर्निटी और गायनी संबंधित एक अलग विंग बनाना चाहिए, और भगवान की दया से और सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसकी स्थापना की है और जिसका हम लोग आज विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं।
हमें खुशी है कि हम यहाँ पर के लोगों की सेवा कर सकेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि उचित से उचित और कम मूल्य में सुविधा प्रदान करें।